लास्ट लेक्चर में हमने ऑप्टिक्स के बारे में बेसिक बेसिक बातें जानी थी। पहले तो ऑप्टिक्स क्या होती है ये जाना था, फिर जाना था कि ऑब्जेक्ट क्या होती है, इमेज क्या होती है, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन क्या क्या होते हैं, है ना। फिर हमने ऑब्जेक्ट और इमेज की प्रॉपर डेफिनेशन सीखी थी कि ऑब्जेक्ट को कैसे डिफाइन करते हैं, कि ऑब्जेक्ट इंसिडेंट लाइट रेज का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। फिर इमेज क्या होती है, तो वो रिफ्लेक्टेड या रिफ्लेक्टेड लाइट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। फिर हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे आए थे और फिर हमने बेसिक लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सीखे थे। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और सॉरी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक प्लेन में होते हैं और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक सी बातें हुई थी अपने ऑप्टिक्स में, रे ऑप्टिक्स में। आज का टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर से। रिफ्लेक्शन में हमें मेनली दो चीजें सीखनी है, रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर एंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व मिरर। तो हम पहला स्टार्ट कर रहे हैं रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर। प्लेन मिरर या प्लेन सरफेस एक ही बात है, ठीक है। तो अपना पहला टॉपिक है रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर। ठीक, सबसे पहले प्लेन मिरर होता क्या है, तो एक पतली सी ग्लास स्लैब टाइप की होती है ना। बेसिकली एक ऐसी पतली सी ग्लास स्लैब टाइप की होती है जिसके एक सरफेस को ना सिल्वर कर दिया जाता है, या मान लो कि उसको पेंट कर देते हैं, है ना। तो एक पतली सी ग्लास स्लैब होती है जिसके एक सरफेस को पेंट कर देते हैं। तो अपन इसकी दो सरफेस कभी बनाएंगे ही नहीं, अपन अपने डायग्राम के लिए हमेशा प्लेन मिरर की एक सरफेस बनाएंगे, है ना। कि इसको अपन प्लेन मिरर कहेंगे कि ये इसका, दिस इज द प्लेन मिरर, है ना। कि एक तरफ से पेंट कर दिया और इस तरफ से लाइट आएगी। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि बेटा लाइट हमेशा जो रिफ्लेक्टिंग सर साइड बची ना, जैसे ये साइड, लाइट हमेशा इधर से ही आएगी, इधर से लाइट नहीं आ सकती, है ना। ये इंसिडेंट साइड होगा, इंसिडेंट साइड। क्योंकि जिस साइड आपने उसको पेंट कर दिया उस साइड कोई लाइट नहीं आ सकती, तो जिस साइड वो रिफ्लेक्टिंग है उसी साइड से सारी की सारी लाइट रे इंसिडेंट होती है। ये एक बेसिक समझने वाली बात है ना, कि प्लेन मिरर होता क्या है। एक पतली सी स्लैब को अपन ऐसा पेंट कर देते हैं। तो अपने को यही प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन समझना है, ठीक है। कि प्लेन मिरर से इमेज कैसे फॉर्म होती है। तो मान लो ये आपका प्लेन मिरर है, दिस इज द प्लेन मिरर जो भी अपन ने जाना। अब मान लो इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ध्यान से देखते जाना। इसके सामने यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया है। ये सामने ऑब्जेक्ट रख दिया है, इसका मतलब ये रियल ऑब्जेक्ट है। अब मैं जानना चाहता हूँ कि इसकी इमेज कैसी बनेगी। अब सुनना ध्यान से, ऑब्जेक्ट और इमेज कहाँ से आते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, है ना। ऑब्जेक्ट बताया था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, इमेज बताई थी रिफ्लेक्शन के केस में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट। तो इंटरसेक्शन के लिए कम से कम दो लाइट रे चाहिए, एक लाइट रे का इंटरसेक्शन नहीं हो सकता। तो इसीलिए हम जब भी रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं ऑप्टिक्स में कहीं भी इमेज बनाने के लिए, तो हम दो लाइट रे लेते हैं, है ना। अब सुनना, पहली लाइट रे जो मुझे सबसे आसान दिख रही है, अगर मैं ये वाली लाइट रे ले लूं, है ना। अच्छा, कौन सी दो लेंगे, जो दो लेना सबसे आसान होगा। ये ऑब्जेक्ट है ना बेटा, इससे इनफाइनाइट लाइट रेज निकल रही होंगी, तो मैं कोई भी दो लूंगा उसके अकॉर्डिंग इमेज बनाऊंगा, है ना। तो ये पहली लाइट रे ये प्लेन मिरर पे इंसिडेंट होती है, क्योंकि ये नॉर्मल रिफ्लेक्शन है, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये अपने पाथ पे वापस आ जाती है ना। तो मैंने दो में से एक लाइट रे तो ले लिया बेटा प्लेन मिरर पे नॉर्मल इंसिडेंस वाला। दूसरी कोई सी भी ले लो, एक लाइट रे जो मान लो यहाँ इंसिडेंट हुई, है ना। अब ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी। तो ये अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर दूं, तो ये अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये ऑब्वियस सी बात है टकरा के सिस्टम से बाहर, है ना? ये मैंने दो लाइट रे ड्रॉ कर दी। ये अपनी पहली रिफ्लेक्टेड लाइट रे है, ये अपनी दूसरी रिफ्लेक्टेड लाइट रे है। ये ऐसे इधर जाएगी और ये ऐसे इधर जाएगी। अब आप सोच सकते हो कि ये एक्चुअल में तो कहीं नहीं मिलेंगे, अगर हम इनको मिलाना चाहते हैं तो हमें इन्हें पीछे की तरफ प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो मैंने बेटा इसे भी पीछे की तरफ प्रोड्यूस किया और मैंने इसे भी पीछे की तरफ प्रोड्यूस किया, है ना। तो ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हैं ये जहां मिलेंगी उस पॉइंट को कहते हैं इमेज। और क्योंकि मैंने इसे पीछे प्रोड्यूस करके मिलाया है, तो इसे हम कहेंगे बेटा वर्चुअल इमेज, है ना। और ये कैसा ऑब्जेक्ट था, रियल ऑब्जेक्ट।
तो यहाँ से एक बात समझ में आई कि ये जो प्लेन मिरर है ये एक रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनाता है। अभी देखते जाना ध्यान से, है ना। अब मान लो ये एंगल आई है, तो ये एंगल भी आई होगा, है ना, और ये एंगल भी आई होगा, ठीक है। अच्छा, ये एंगल आई है, तो ये एंगल कितना होगा बेटा, 90 डिग्री माइनस आई, है ना। तो ये एंगल भी कितना होगा, 90 डिग्री माइनस आई, तो ये एंगल कितना होगा, आई, ठीक है। अब आप अगर दो ट्रायंगल्स को ध्यान से देखो, सॉरी, जिन दो ट्रायंगल्स की मैं बात कर रहा हूं, नाम ही दे देता हूं। एक ट्रायंगल है ओ एम ए और एक ट्रायंगल है आई एम ए। अगर आप देखो बेटा, ट्रायंगल ओ एम ए एंड ट्रायंगल आई एम ए, तो ये दोनों ट्रायंगल बिल्कुल एक जैसे हैं, है ना। इनके एंगल्स सारे जो है वो आपस में इक्वल है। ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, एक जैसे, बिल्कुल एक जैसे, एक दूसरे की कॉपी है एक तरीके से। तो यहां से अपन कह सकते हैं कि जो ओ एम डिस्टेंस है, ओ एम डिस्टेंस इट इज इक्वल टू एम आई। ओ एम डिस्टेंस इक्वल टू एम आई डिस्टेंस। ओ एम क्या है, कौन सी डिस्टेंस है बेटा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। और एम आई कौन सी डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। तो हमने जो प्लेन मिरर से बेसिक रे डायग्राम बनाया, इससे हमने एक बेसिक बात कंक्लूड की, वो ध्यान से देखना। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इक्वल टू मिरर से इमेज की डिस्टेंस। और अभी हम सीख रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ प्लेन मिरर पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए, है ना। पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, फिर एक्सटेंडेड की बात करेंगे। अगर एक पॉइंट, रियल पॉइंट ऑब्जेक्ट सामने रखा हुआ है तो उसकी वर्चुअल इमेज बनेगी, और अगर ऑब्जेक्ट एक्स डिस्टेंस पे रखा हुआ है तो इमेज भी एक्स डिस्टेंस पे बनेगी। ऑब्वियस सी बात है, जब भी हम एक पॉइंट का एक प्लेन से डिस्टेंस की बात करते हैं तो बेटा ये हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। कौन सी डिस्टेंस होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। मतलब ऑब्जेक्ट की मिरर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू इमेज की परपेंडिकुलर से इमेज की मिरर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हम अभी क्या सीख रहे हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज प्लेन मिरर कैसे बनाता है। क्या किया हमने, दो लाइट रे ली, एक लाइट रे जो इस पे नॉर्मली इंसिडेंट हुई, और दूसरी लाइट रे जो किसी एंगल पे आई और रिफ्लेक्ट होके गई। दोनों आपस में कभी नहीं मिलेंगे, ये यहाँ पे कहीं पीछे प्रोड्यूस करने पे मिले। तो एक्चुअली ये वर्चुअल इमेज है, ये रियल ऑब्जेक्ट है। तो हमने ये भी देखा कि ये रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनाता है। और एक और चीज देखी हमने ट्रायंगल से, ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की मिरर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल टू इमेज की मिरर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल होती है। ठीक, जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर अपन अगले पॉइंट पे चलेंगे। चलिए, ये अपन ने सीख लिया, ठीक। तो अपन इन जनरल क्या कह सकते हैं कि अब अगर मुझे किसी भी प्लेन मिरर से एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी हो तो उस इमेज की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होंगी, है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज, है ना, दो प्रॉपर्टी। अभी मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट के इमेज की बात कर रहा हूँ, पॉइंट ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी उसके प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूँ। पहली प्रॉपर्टी जो हमने सीखी कि रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनेगी, और इसका ठीक उल्टा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनेगी। कल मैंने इसको हल्का सा डिस्कस भी किया था, इसको ड्रॉ करके, जब मैंने वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज ड्रॉ की थी। दूसरा, डिस्टेंस ऑफ
ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, और याद रखना एक प्लेन, मिरर एक प्लेन है, प्लेन की एक पॉइंट से हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं, तो डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। और एक तीसरा और लिख रहा हूं जो अपने को बहुत काम आएगा, अगर अपन यहाँ ध्यान से देखें तो अगर मैं ऑब्जेक्ट से, अगर मैं कहूं बेटा कि ये ऑब्जेक्ट है, अगर मैं ऑब्जेक्ट से मिरर पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं, है ना, तो इमेज इसी परपेंडिकुलर पे आएगा सेम डिस्टेंस पे। क्या कहा मैंने, एक सिंपल सी ट्रिक जान सकते हैं इमेज बनाने के लिए, रे डायग्राम तो बाद में बना लिया करेंगे अपन। पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे बनाएंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट से मिरर पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और उसी परपेंडिकुलर पे अपनी सेम डिस्टेंस पे आगे इमेज आएगी, है ना। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट की फॉर्म में कि if we draw a perpendicular on the mirror from object, then image will lie on this line। तुमने लग रहा होगा ये बेसिक बात इतनी डिटेल में बार बार क्यों बता रहे हैं, अभी अगला क्वेश्चन जो एक दो लूंगा तो समझ में आएगा, है ना। If we draw a perpendicular on the mirror from the object, then image will lie on this line, है ना। तो अगर अपने को, और सेम डिस्टेंस पे, ये तो पता ही है, at same distance, कि वो एक्स डिस्टेंस पे है तो वहां भी एक्स डिस्टेंस पे बनने वाली है। तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज की प्रॉपर्टी लिखी कि रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज। जो ऑब्जेक्ट की मिरर से डिस्टेंस है वही इमेज की मिरर से डिस्टेंस है, और अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ऑब्जेक्ट से मिरर पे तो इमेज भी इसी परपेंडिकुलर लाइन पे लाई करेगा। इसको जल्दी से नोट कीजिए। अभी पहले हम कुछ टाइम तक सिर्फ पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, फिर हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। तो एक्सटेंडेड में ज्यादा दिक्कत नहीं आती, पॉइंट ऑब्जेक्ट को ही अपने को बहुत सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन मानना होता है। हाँ ठीक ठीक, ठीक है। चलिए ये इमेज की प्रॉपर्टी सीख ली। जैसे मैं एक बेसिक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ इसके बेसिस पे, है ना। मैंने क्या कहा कि अब मैं बार बार पूरा रे डायग्राम अभी नहीं बनाऊंगा, रे डायग्राम में हो सकता है इमेज बनाने के बाद बना लो, है ना। मेरे लिए बहुत आसान है एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज बनाना। मान लो बेटा ये प्लेन मिरर है, यहाँ एक ऑब्जेक्ट रख दिया, है ना, मिरर से 5 सेंटीमीटर पे। तो आपसे कहेंगे बताओ भैया इसकी इमेज कहाँ बनेगी। हम कोई रे डायग्राम वे डायग्राम नहीं बना रहे, मैं कहूंगा मैं सीधा यहाँ से मिरर पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा और उसे आगे बढ़ाऊंगा, है ना। ये रहा परपेंडिकुलर, इसी परपेंडिकुलर लाइन पे ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर पे था तो इमेज यहाँ पीछे बनेगी 5 सेंटीमीटर पे। हो गया काम, है ना। सीधा हम इमेज, क्या होता है ना बेटा क्वेश्चंस में अपने को इमेज लोकेट करनी आनी चाहिए, क्योंकि उसी इमेज की लोकेशन के बेसिस पे क्वेश्चन आगे बढ़ता है ना। ठीक, अगला, ये तो मैंने बता दिया। मान लो ये प्लेन मिरर और ऑब्जेक्ट यहाँ है, बताओ इसकी इमेज कहाँ बनेगी, बनेगी या नहीं बनेगी, इसकी इमेज बनेगी या नहीं बनेगी। तो सुनो बेटा इमेज बनेगी, है ना, इमेज बनेगी, सुनो मेरी बात, है ना। बनेगी जरूर इमेज, दिखेगी नहीं दिखेगी वो हमारी लोकेशन पे डिपेंड करता है, बट इमेज बनेगी। मेथड वही रखेंगे, अगर ऑब्जेक्ट मिरर की डायमेंशन से बाहर है
तो भी यही मेथड यूज करेंगे, बस मिरर को डॉटेड लाइन से एक्सटेंड कर लो, है ना। अब मिरर से इस पे एक परपेंडिकुलर डालो और इसी परपेंडिकुलर को आगे ले जाओ। जितनी दूर पे ऑब्जेक्ट था उतनी ही दूर पे इमेज बनेगी। याद रखना मिरर यहाँ से यहाँ तक ही था, M से N। तो अगर ऑब्जेक्ट मिरर की साइज से बाहर है तो आप मिरर को एक डॉटेड लाइन से एक्सटेंड कर लो। मेथड वही है, ऑब्जेक्ट से मिरर पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया, उसी नॉर्मल को आगे बढ़ाया और इमेज बनी। अब तुम कहो कि इमेज क्यों बनी? बेटा एक ऑब्जेक्ट से कितनी लाइट रे निकलती है? लाखों करोड़ों लाइट रे निकल रही होती है। तो इससे कुछ लाइट रे इधर जा रही होगी, है ना, पक्के से। ये यहाँ से टकराएंगी और इधर जाएंगी, है ना। ऐसे ही कुछ और लाइट रेज भी होंगी, है ना। अपन चाहें तो रे डायग्राम बना सकते हैं बाद में, ये प्रूफ करने के लिए कि इमेज बनेगी क्यों। बिल्कुल बनेगी ना। ये देखो इमेज बनी। क्या इस ऑब्जेक्ट से मिरर पे लाइट रे जा रही है? हाँ। तो क्या वो रिफ्लेक्ट भी होगी? हाँ। तो क्या इमेज बनेगी? हाँ। जब तक ऑब्जेक्ट की लाइट रे मिरर पे पहुंच रही है तब तक वो रिफ्लेक्ट होगी और तब तक उसकी इमेज बनेगी। कहाँ से दिखेगी, दिखेगी कैसी, वो बाद की बात है, उसकी बात अभी करूंगा। बट क्या इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी? तो बिल्कुल बनेगी। मेथड क्या है? ये पार्टिकुलर क्वेश्चन क्या दिखाता था कि अगर ऑब्जेक्ट मिरर की साइज से बाहर रखा हुआ है ना, तो भी अपन क्या करेंगे, मिरर को डॉटेड लाइन से एक्सटेंड करेंगे, मिरर से उस डॉटेड लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उतनी डिस्टेंस पे सामने इमेज बनेगी। रूल फिक्स है, मिरर को एक्सटेंड कर सकते हैं मतलब डॉटेड लाइन से, है ना। इमेज दिखेगी कहाँ से, वो आगे की बात। ठीक है, तो ये ध्यान रहे। और इमेज क्यों बन रही है? क्योंकि ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रे, प्रॉपर्टी का बेटा ये मैंने कल एक्सप्लेन किया था। वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज को मैंने कल एक्सप्लेन किया था। अब एक डायग्राम में आगे और कर लूंगा, है ना। सुनते चलो। कल मैंने वर्चुअल ऑब्जेक्ट को डिफाइन ही वहीं से किया था। अब बेटा मान लो, अच्छा तुम लोगों को ना एक और इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ, है ना। कुछ लोग एक्चुअली उसमें ओरिएंटेशन सेशन में नहीं थे, तो शायद उनकी वो बात मिस हो गई होगी। तो एक बात मैं लिखते लिखते ही बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना कि बेटा अपने टीचर पे ना ट्रस्ट रखो। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ना। ट्रस्ट रखो, उसे पता है कि उसे कब क्या बताना है। मतलब तुम्हारे अगर मन में कहीं से ऐसी बात आ रही हो कि मैं एक बार चेक करूं कि इस मास्टर को आता है कि नहीं आता है, तो मतलब तुम समय बर्बाद करोगे अपना। ये ऑब्जेक्ट, ये मैंने जानबूझ के 45 डिग्री लिया है क्योंकि अभी अपन इसी की बात करेंगे। आगे कोई और एंगल हो तो उसके थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा होती है ना। अब तुमसे कहा जाए भैया इसकी इमेज कैसे बनेगी, है ना, तो बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। देखना ध्यान से, इसको यहां से एक्सटेंड किया, है ना? इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और उस पर परपेंडिकुलर को आगे, ये परपेंडिकुलर शायद मैंने सही ड्रॉ नहीं करा है, एक मिनट। इसको आगे एक्सटेंड किया, है ना। अच्छा ये एंगल 45 है तो ये एंगल भी 45 होगा और ये एंगल भी 45 होगा। तो अगर ये 45 डिग्री पे मिरर रखा हो और ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस पे हो तो इमेज यहाँ वाई एक्सिस पे बनेगी। और बेटा ये डिस्टेंस अगर एक्स है तो ये डिस्टेंस एक्स होगी, ये एंगल 90 डिग्री। ये एंगल 45 के अलावा 30 60 कुछ भी हुआ तो हमें थोड़ी सी कैलकुलेट करनी पड़ेगी और फिर हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को यूज करके उसकी लोकेशन निकालनी पड़ेगी, जिसकी बात अपन अभी आगे करेंगे, यहाँ नहीं कर रहे। बट 45 के केस में याद रखना, अगर मिरर को ऐसे 45 पे रख दिया तो ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस पे तो इमेज वाई एक्सिस पे, ऑब्जेक्ट वाई एक्सिस पे तो इमेज एक्स एक्सिस पे, है ना। मेथड वही यूज किया कि मैंने क्या किया, ध्यान से देखो अगर तो
इसको यहाँ से इस पे एक्सटेंड किया क्योंकि ये इसकी रेंज से बाहर था, है ना। तो इसको यहाँ से यहाँ तक एक्सटेंड किया, फिर इससे मिरर पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इमेज उसी लाइन पे आएगी। मैंने आपको बेसिक क्या बताया, पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे बनाते हैं। पॉइंट ऑब्जेक्ट से मिरर पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करने के दो तरीके हो सकते हैं। अगर मिरर की रेंज में ही ऑब्जेक्ट है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, रेंज से बाहर है तो मिरर को डॉटेड लाइन से एक्सटेंड करें। ऑब्जेक्ट से मिरर पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और उसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट आएगा उतनी डिस्टेंस पे इमेज आएगा, है ना। अब जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। बिल्कुल राजपाल, कोऑर्डिनेट सही लिखे हैं आपने। ओके योगेश, ठीक ठीक ठीक, एक मिनट रुक जाते हैं जरा। कुछ लोग रे डायग्राम अभी ड्रॉ कर रहे होंगे, अभी स्टार्ट किया है, इसलिए मैं स्टार्टिंग में रे डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए थोड़ा एक मिनट टाइम दे देता हूँ। बाद में अपनी स्पीड बन जाती है तो अपन रे डायग्राम तेजी से ड्रॉ कर पाते हैं। अभी चैप्टर का स्टार्टिंग है तो अभी रे डायग्राम के साथ अपने को हैबिचुअल होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक दो दिन का। इस चैप्टर में एक्चुअली अपने को रे डायग्राम से हैबिचुअल होना होता है। रे डायग्राम के लिए स्केल यूज ना करें तो बेटर है, क्योंकि बहुत सारे रे डायग्राम होते हैं, स्केल से कितनी बनाओगे। फ्री हैंड से ही रे डायग्राम बनाया करो। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको ये बताया कि पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज बनाते कहाँ है। मैं सिर्फ 3 केसेस लिए। पहला आप देखो तो सिंपल वाला केस है, दूसरे में ऑब्जेक्ट मिरर से बाहर है, और तीसरे वाले में मैंने एक तरीके से कैसा लिया है कि वो एक्स एक्सिस का किसी एंगल पे है, इंक्लाइंड केस में मिरर रखा हुआ है ना। चलो आगे चलते हैं। अब एक टर्म आती है जो काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे, वो है बेटा फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू, फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है? इट इज द रीजन from which image will be visible। ये वो रीजन है जिससे इमेज जो होगी वो विजिबल होगी। जैसे मैं डायग्राम से बता रहा हूं, ये मान लीजिए प्लेन मिरर है ना, ध्यान से सुनिएगा। यहां मान लीजिए ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। सबसे पहले तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए मुझे और कुछ की जरूरत ही नहीं है, मैं अपना बेसिक सा मेथड यूज करूंगा और मैं इसकी इमेज बना दूंगा। मैं आपको दो चीजें एक साथ सिखा रहा हूँ, है ना, ध्यान से सुनना कि फील्ड ऑफ व्यू होता क्या है और फील्ड ऑफ व्यू ड्रॉ कैसे करते हैं, है ना। तो दोनों एक साथ सीखो, है ना। ये mn जो है अपने मिरर का नाम है। तो सबसे पहले फील्ड ऑफ व्यू ड्रॉ करने के लिए ऑब्जेक्ट की इमेज बना लो। हम अभी क्या सीख रहे हैं? फील्ड ऑफ व्यू, कि पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज का फील्ड ऑफ व्यू कैसे बनाते हैं। तो मैंने सबसे पहले पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज बना ली, जो आपको बनाने में सिखा चुका हूँ कैसे। ऑब्जेक्ट से मिरर पे परपेंडिकुलर डाला, पीछे एक्सटेंड किया, जितनी दूर पे ऑब्जेक्ट था उतनी दूर पे इमेज आ गई ना। अब फील्ड ऑफ व्यू का मतलब वो रीजन जिससे ये लाइट रे विजिबल होगी। तो बेटा इस मिरर पे, mn मिरर पे जो आखिरी लाइट रे ऊपर टकराएगी, है ना, वो ये वाली होगी। ठीक, वो इमेज फॉर्मेशन के लिए से पीछे जा रही होगी और टकरा के कहीं इधर जाएगी। ये ऊपर वाली आखिरी लाइट रे है, बाकी सब इसके अंदर अंदर होगी। यहाँ वाली लाइट रे लूंगा ना, देखो ध्यान से। अगर मैं ये यहाँ वाली लाइट रे लूंगा तो ये कहीं इधर आ जाएगी, यहाँ वाली लाइट रे लूंगा तो ये कहीं इधर आ जाएगी।
तो जो मिरर के सबसे एक्सट्रीम पॉइंट पे लाइट रे है वो सबसे एक्सट्रीम जाएगी। वैसे ही यहाँ वाली लाइट पे, इधर वाली इस एक्सट्रीम एंड पे आएगी, है ना, और टकराने के बाद ये डॉटेड लाइन पहले बना दिया ताकि डायग्राम सही बने, टकराने के बाद कहीं इधर जाएगी, है ना। ये आखिरी लाइट रेज है, आखिरी लाइट रेज, है ना। ये ऐसे यहाँ दूर तक जाती रहेगी डाइवर्ज होकर। अगर एक ऑब्जर्वर इस रीजन में होगा, आखिरी लाइट रेज के बीच बीच, दिस रीजन इज कॉल्ड फील्ड ऑफ व्यू, दिस रीजन इज कॉल्ड फील्ड ऑफ व्यू, है ना। तो ये अपना फील्ड ऑफ व्यू होता है। कैसे ड्रॉ किया मैंने फील्ड ऑफ व्यू? तो आप कहोगे कि सर जो मिरर पे के ऑब्जेक्ट से इमेज बना ली और जो आखिरी लाइट रेज थी जो टकरा रही थी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने रिफ्लेक्टेड लाइट बना ली और उसके बीच बीच का जो रीजन है दिस इज फील्ड ऑफ व्यू। ठीक, इसको ड्रॉ करने की एक टेक्निक भी है ना, कि यहाँ आखिरी लाइट रे को ऐसे ड्रॉ करने से बेटर है कि मिरर के एक्सट्रीम पॉइंट्स को इमेज से मिला दो। भाई इसी चीज को मैं ऐसे ड्रॉ करता कि मान लो आपसे कहता कि बताओ इसका फील्ड ऑफ व्यू कहाँ है, तो आप कहते सर ये रहा ऑब्जेक्ट और ये रही इमेज, है ना, और ये अपना एम और एन पॉइंट रहा। तो क्या करो सर कि जो एम और एन पॉइंट है ना इनको इमेज से मिला दो, ये मिला दो इमेज से, यही फील्ड ऑफ व्यू होगा। अच्छा ये फील्ड ऑफ व्यू क्यों होगा? क्योंकि बेटा इसको जो इमेज से मिलाओगे तो यही तो आखिरी वाली लाइट रे है। आप तो रे डायग्राम जो पहले बनाया वही बना लिया करना, बट सिंपल सा तरीका ये भी है कि आखिरी लाइट रे कौन सी वाली है जो मिरर पे सबसे लास्ट में टकरा रही है, तो उसको इमेज से मिलाने वाली लाइन ही आगे बढ़ती है। तो ये फील्ड ऑफ व्यू ड्रॉ करने का तरीका है। फील्ड ऑफ व्यू का मतलब अगर एक आदमी या एक ऑब्जर्वर इस रीजन में घूमेगा यहां से यहां तक तो उसे इमेज दिखेगी। अगर बेटा वो ऑब्जर्वर यहाँ आ जाए तो उसे इमेज नहीं दिखेगी, वो ऑब्जर्वर यहाँ आ जाए तो उसे इमेज नहीं दिखेगी। इसे बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू। जैसे आपने ऑब्जर्व भी किया होगा कि आप अगर एक प्लेन मिरर के सामने खड़े होते हो तो कुछ डिस्टेंस तक तो आपको इमेज दिखती है, उसके बाद आपको इमेज नहीं दिखती, क्योंकि क्या आपकी इमेज बन रही होती है? बिल्कुल बेटा, मैं अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रख दूं तो क्या उसकी इमेज बनेगी? हाँ, लेकिन क्या उसकी इमेज इसको दिखेगी? नहीं। अगर आप मिरर के सामने यहाँ खड़े हो, जैसे मैं कहूँ कि आप मिरर के सामने यहाँ खड़े हो, यहाँ इस पॉइंट पे ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर आप मिरर के सामने यहाँ खड़े हो तो क्या आपकी इमेज बनेगी? हाँ। क्या आपकी इमेज आपको दिखेगी? नहीं। अगर आप मिरर के सामने यहाँ खड़े हो क्या आपकी इमेज बनेगी? हाँ। क्या आपकी इमेज आपको दिखेगी? हाँ। आपने कई बार नोटिस किया होगा, ऐसा होता है कि अपन अपने रूम में होते हैं और अपन मिरर में देख रहे होते हैं और बाहर वाले आदमी की इमेज आपको दिख रही होती है। ऐसा होता है ना कि अपन बैठे होते हैं और मान लो अपने रूम में मिरर है तो अपने को बाहर वाले आदमी या बाहर वाले जो हॉल होता है उसकी इमेज अपने को मिरर में दिख रही होती है, लेकिन उस आदमी को ये पता नहीं होता कि आप उसे मिरर में देख सकते हो। क्यों? क्योंकि आप फील्ड ऑफ व्यू में हो और उसकी इमेज बन तो रही है लेकिन वो फील्ड ऑफ व्यू में नहीं है, वो बाहर हॉल में सोफे में बैठा हुआ, बट आप उसकी इमेज मिरर में देख सकते हो। तो ये फील्ड ऑफ व्यू का यूज है कि फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है। तो ये वो रीजन है जहां से अपन इमेज देख सकते हैं। इसको जल्दी से नोट कीजिए। अब अपन अगले पार्ट में इसी में फील्ड ऑफ व्यू निकालेंगे कि क्वेश्चन में फील्ड ऑफ व्यू कैसे पूछा जाता है। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। ओके, ठीक ठीक ठीक। मैं वही बात अपने रिपीट करूंगा कि अभी रे डायग्राम स्टार्ट किया है तो थोड़ा सा टाइम ले लिया था।
ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। तो आगे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं। अच्छा क्वेश्चन है, ट्रायंगल प्रॉपर्टी यूज होगी, ध्यान रहे। ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है, ये आपका मिरर छोटा सा प्लेन मिरर है ना। और ऑब्जेक्ट बेटा कहीं यहां रखा हुआ है। ये मिरर है, मिरर का नाम m n दे देते हैं, है ना। इस ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 0। मिरर के लोअर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हैं 4, 1 और मिरर के अपर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हैं 4, 3। इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, आप सोच सकते हो 4, 0। ऑब्वियस सी बात है, मतलब मिरर वाई एक्सिस के पैरेलल है। ये मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो हमें ये बताना है कि इसकी इमेज कहाँ बनेगी। हमें क्या बताना है कि इसकी इमेज कहाँ बनेगी, इमेज के कोऑर्डिनेट्स। और दूसरा, दो क्वेश्चंस है ना। पहला, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज। तो पहले तो सब लोग फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ कि इमेज के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। सब लोग फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज। राजपाल आपका आंसर सही है, योगेश का आंसर भी सही है, सृजन का आंसर भी सही है, गुड। रुचिर सही है। मैं सही है नहीं बोलूंगा, बस नाम लूंगा, मतलब उनका आंसर सही है। जिसका रॉन्ग होगा उसको बता दूंगा। भारत गलत है, कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। नताशा सही है। जल्दी जल्दी सब लोग अपना आंसर लिखिए। प्रवीण सही है। सुजल गलत है। अक्षत बिल्कुल गलत है। वैभव गलत है। मयंक गलत है। कोऑर्डिनेट्स पूछे भाई साहब। आलोक सही है। शाश्वत गलत है। शिक्षा सही है। राहुल गलत है। श्वेता गलत है। अरिन गलत है। सुजल सही है। तनुश्री गलत है। अरिन सही है, सही है, अब सही है। अक्षत गलत है। 0,2 कैसे हो सकता है बेटा। रितेश बेटा, अब इमेज एक ही तो बनेगी, तो तुमने 4 कोऑर्डिनेट कैसे लिख दिए। भारत भूषण सही है। तनुश्री अभी भी गलत है। इमेज के कोऑर्डिनेट लिखने हैं, इमेज के। तुम्हें कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट पता है ना क्या होता है। देखो इधर ध्यान से, क्या मेथड सिखाया था। ऑब्जेक्ट से मिरर पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये रहा बेटा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को आगे एक्सटेंड किया, इमेज कहीं यहाँ बनेगी। ये 2 है, ये 4 है, तो ये 6 होगा, यहाँ बनेगी इमेज। इसमें पता नहीं क्या दिक्कत आ रही थी, है ना। ऑब्जेक्ट से मिरर की डिस्टेंस इक्वल टू मिरर से इमेज की डिस्टेंस। ये 2 से 4, तो ये 2 डिस्टेंस हो गई, तो ये आगे 4 के बाद 6 पे आएगा। मेथड वही है। ऑब्जेक्ट से मिरर की एक्सटेंडेड लाइन पे मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और उसको मैंने आगे बढ़ा दिया, है ना। जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट था उतनी डिस्टेंस पे इमेज आएगी। ठीक, तो ये पहला था इमेज के कोऑर्डिनेट 6,0। ध्यान, आई थिंक इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है ना। दूसरा क्वेश्चन ये मैं ही बताऊंगा। एन ऑब्जर्वर, ये अपना ओरिजिन है, इसको कुछ पॉइंट मान लो, सी मान लो। एन ऑब्जर्वर starts from C and move
along पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, है ना। एक ऑब्जर्वर जो है वो सी से स्टार्ट होता है और पॉजिटिव वाई डायरेक्शन के लॉन्ग मूव करता है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स बिटवीन विच he will see image। ध्यान से सुनना मेरी बात, है ना। क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन ये है बेटा कि एक ऑब्जर्वर यहां से स्टार्ट होता है और वो इस वाई एक्सिस पे आगे की तरफ मूव करता है, तो उसको कहां से कहां तक इमेज दिखेगी ये बताना है। मतलब किन से किन पॉइंट्स के बीच इस वाई एक्सिस पे इमेज दिखेगी। इसका मतलब वो आपसे ये पूछ रहा है कि फील्ड ऑफ व्यू वाई एक्सिस को कहां कट करेगा, है ना। फील्ड ऑफ व्यू वाई एक्सिस पे कहां से कहां तक लाई करेगा। तो इसको सॉल्व करने का सिंपल सा मेथड है बेटा, ये आपकी इमेज रही। सबसे पहले तो फील्ड ऑफ व्यू ड्रॉ कर लो। इमेज को इस स्ट्रीम से मिलाओ और इसको आगे बढ़ा दो, और इमेज को इस एक्सट्रीम से मिलाओ और इसको भी आगे बढ़ा दो, है ना। यहाँ पे ये पॉइंट, ये वो दोनों पॉइंट हैं जहां से जहां तक अपने को इमेज दिखेगी बेटा। ये अपना फील्ड ऑफ व्यू वाला रीजन है ना। इससे जो एक्सट्रीम वाली रिफ्लेक्टेड लाइट रह गई थी वो इन्हीं दोनों पॉइंट्स पे वाई एक्सिस को कट कर रही है। अब पूरी कहानी क्या है कि बेटा मुझे ना इन दोनों की लोकेशन बतानी है कि ये दोनों पॉइंट्स कहाँ कहाँ होंगे, और इनकी लोकेशन बताने के लिए मैं यूज करूंगा बेसिक सी ज्योमेट्री, है ना। इसका नाम मैं दे देता हूँ कुछ ए, और इस पॉइंट का नाम दे देता हूँ मैं कुछ बी। अच्छा, ये वाई एक्सिस पे है तो बेटा इसके कोऑर्डिनेट कुछ 0,y1 होंगे, और ये वही वाई एक्सिस पे है तो इसके कोऑर्डिनेट 0,y2 होंगे। ऑब्वियस सी बात है ना। मुझे y1 y2 बताना है। मुझे क्या बताना है, y1 एंड y2। ठीक, अब सुनना कैसे बताएंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है फील्ड ऑफ व्यू बताने में। मैंने अभी तक क्या किया है, ऑब्जेक्ट की इमेज बनाई और इमेज का फील्ड ऑफ व्यू बनाया। फील्ड ऑफ व्यू कैसे बनाते हैं मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। ऑब्जेक्ट की इमेज बनाना सबको सिखा दिया कि ऑब्जेक्ट से मिरर पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, उसको पीछे एक्सटेंड करते हैं, उतनी ही डिस्टेंस पे इमेज बनाते हैं। अब फील्ड ऑफ व्यू कैसे बनाते हैं, तो इमेज से मिरर के दोनों एक्सट्रीम को मिलाने वाली लाइन खींच दो। ये रही इमेज, इमेज से मिरर के इस एक्सट्रीम को मिलाने वाली लाइन खींच दी, और इमेज से मिरर के इस एक्सट्रीम को मिलाने वाली लाइन खींच दी। ये लाइन क्या दिखा रही है, आखिरी वाली रिफ्लेक्टेड लाइट, है ना। ये इस y एक्सिस को जहां से जहां तक कट करेगी वही वो पॉइंट्स होंगे जहां से जहां के बीच इमेज होंगे। मतलब ऑब्जर्वर यहां से चलता हुआ यहां तक पहुंचेगा, कोई इमेज नहीं दिखेगी, यहाँ से यहाँ के बीच इमेज दिखेगी, और फिर आगे जाएगा तो इमेज नहीं दिखेगी। ठीक है, अब देखो ये पॉइंट्स में कैसे निकालूं। बेटा मैं यूज करूंगा ट्रायंगल लॉ। रुक जाओ भाई, रुक जाओ, रुक जाओ। मैं यूज करूंगा ट्रायंगल लॉ नहीं, सॉरी, मैं यूज करूंगा सिमिलर ट्रायंगल्स, है ना। मैं जिन ट्रायंगल्स के नाम बोल रहा हूं आप उसको डायग्राम में देखना, है ना। इस पॉइंट का भी नाम दे देता हूं एम, है ना। देखना ध्यान से, मैं जिन ट्रायंगल्स के नाम बोल रहा हूँ यहाँ दिखा भी रहा हूं मैं इस लेजर टिप से। ट्रायंगल एम आई एन, एम आई एन, और ट्रायंगल सी आई ए। मैं अब उसके नाम लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। ट्रायंगल एम आई एन एंड ट्रायंगल सी आई ए सिमिलर है। ध्यान से देखो, ये जो मैं नाम दिए हैं उसके, अच्छा एम नाम दो बार हो गया बेटा। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, पी दे दो इसको नाम, इसको पी दे दो, पी आई एन। ट्रायंगल पी आई एन, एम नाम दो बार हो गया। ट्रायंगल पी आई एन और ट्रायंगल सी आई ए ये सिमिलर है, जरा ध्यान से देखो सब लोग। सिमिलर ट्रायंगल जानते हो आई थिंक आप, ये दोनों सिमिलर है, सबको समझ में आ रहा है। ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, सबको समझ में आ रहा है भाई, लिख के बता दो चैट बॉक्स में।
गुड, है ना। बस हो गया, समझ गए। अब ये दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है बेटा तो इनके साइड के रेशियो निकाल लो, है ना। कौन कौन साइड पता है, तो पी आई इसकी साइड अपॉन सी आई, पी आई अपॉन सी आई इक्वल टू, यहां पे क्या लिखोगे अपने को, क्या सी ए वाली साइड चाहिए ना, इक्वल टू पी एन अपॉन सी ए, इक्वल टू पी एन अपॉन सी ए। बस वैल्यूज रख दो। पी आई कितना है बेटा, 2, पी आई डिस्टेंस कितनी है, 2, सी आई डिस्टेंस कितनी है, 6, इक्वल टू पी एन डिस्टेंस कितनी है, 1, अपॉन सी ए डिस्टेंस कितनी है, y1। तो यहां से y1 की वैल्यू आ रही है 3, y1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 3। और सिमिलरली मैं एक और ट्रायंगल बना रहा हूं, वो भी देख लो। ट्रायंगल यहां लिख देता हूं, ट्रायंगल कौन सा, सी आई ए की जगह बी लिख दूंगा, सी आई बी एंड ट्रायंगल पी आई एम। आई थिंक आप लोगों को ये ट्रायंगल दिख गया होगा, सी आई बी, सी आई बी, इस बार बी से मिला लिया, और पी आई एम, पी आई एम, ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल वापस ये सिमिलर है ना। तो वापस ये सिमिलर है, तो यहाँ भी मैं साइड का रेशियो वैसे ही लिख सकता हूँ, है ना। मैं पहली बार आपको बता रहा हूँ तो आपको लग रहा होगा कि कितना लेंथी है, सिंपल सा है, सीधे सीधे रेशियो लिखने होते हैं। सी आई बी में आप देखोगे, सी आई बी और इन दोनों ट्रायंगल्स में, तो आप लिखोगे बेटा यहाँ से सी आई अपॉन इसका पी आई इक्वल टू सी बी अपॉन पी एम। वैल्यूज रख दो, सी आई डिस्टेंस 6 है, पी आई डिस्टेंस 2 है, सी बी डिस्टेंस y2 जो हमें बतानी है, और पी एम डिस्टेंस, पी एम मतलब यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस, ये बेटा 3 है। तो यहाँ से y2 की वैल्यू हो गया 18/2 मतलब 9। मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,9 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 0,3। आप अगर ध्यान से देखो तो इसमें मैंने कुछ भी नया नहीं बताया है, कोऑर्डिनेट और सिमिलर ट्रायंगल का यूज है ना। इसको नोट करो, इस क्वेश्चन को वापस क्लास के बाद घर जाके घर पे खुद से करना, है ना, कि मैंने क्या किया। जो जो ट्रायंगल के नाम लिखे हैं वो सिमिलर ट्रायंगल देखना, कौन कौन से साइड के रेशियो सेम होंगे उनको इक्वेट करके ये डिस्टेंसेस निकालना। जल्दी इसको नोट कीजिए, मैं 1 मिनट दे रहा हूँ नोट करने के। गुड योगेश, सही था आपका आंसर बिल्कुल। ठीक है, तो ये अपन ने सीखा इस कोऑर्डिनेट सिस्टम वाले क्वेश्चन में इसको ड्रॉ करना, है ना, फील्ड ऑफ व्यू ड्रॉ करना, और फिर ये भी बताना कि वाई एक्सिस पे कौन से पॉइंट के बीच वो फील्ड ऑफ व्यू आने वाला है। चलो अब आई होप सबने लिख लिया होगा, अब अपन आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ये एक प्लेन मिरर है, ये एक ऑब्जेक्ट है कहीं भी इसके सामने रखा हुआ है, और ये एक पाथ है ना, ये एक पाथ है। ध्यान से पहले क्वेश्चन सुन लो। इस प्लेन मिरर की लेंथ L है, इसकी लेंथ क्या है, L। यहां से यहां तक प्लेन मिरर की लेंथ कितनी है, L। ऑब्जेक्ट की जो प्लेन मिरर से डिस्टेंस है वही पाथ से डिस्टेंस है, ये पाथ है, ये ऑब्जेक्ट की प्लेन मिरर से डिस्टेंस इक्वल टू पाथ की डिस्टेंस, ये एक पाथ है ना। इस पे एक आदमी चलेगा, यहां से चलना स्टार्ट करेगा और ऐसा आगे मूव करेगा,
दूसरी तरफ, है ना। तो आपसे पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ पाथ फॉर विच ऑब्जर्वर विल सी द इमेज। आपको पाथ की लेंथ बतानी है जिसके लिए, मतलब वो डिस्टेंस बतानी है जहां तक उसको ऑब्जर्वर को इमेज दिखेगी। आपके पास सिर्फ एल दे रखा है, ये एक्स भी आंसर में नहीं आएगा, मैं ऑप्शन भी लिख दे रहा हूं। 4L, 3L, 2L और L, ये इसके चार ऑप्शन है, इनमें से ही एक आंसर आएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि एक प्लेन मिरर है L लेंथ का, प्लेन मिरर के सामने x डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट रखा है और ऑब्जेक्ट से फिर x डिस्टेंस पे एक पाथ है जिसपे एक ऑब्जर्वर मूव करेगा। तो आपसे पूछा गया है कि इस पाथ की कितनी लेंथ के लिए ऑब्जर्वर को इमेज दिखेगी, है ना। जल्दी से इसको देखो इधर। सबसे पहला मेथड जो मैंने सिखाया था कि ऑब्जेक्ट की इमेज बनाते हैं, यहां बनेगी इमेज, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑब्जेक्ट एक्स डिस्टेंस पे है तो इमेज भी बेटा यहां से एक्स डिस्टेंस पे ही आएगा। ये बना दी ऑब्जेक्ट की इमेज। पहली स्टेप यही थी फील्ड ऑफ व्यू ड्रॉ करने के लिए कि पहले तो ऑब्जेक्ट की इमेज बना लो। दूसरी स्टेप थी बेटा कि इमेज को डॉटेड लाइन से मिरर के दोनों एंड से मिलाओ और उसे आगे एक्सटेंड कर लो। ये स्टेप भी पूरी कर ली। अब मैं ट्रायंगल के नाम दे रहा हूँ। ये मिरर का नाम mn है, वैसे तो यहीं से सबको दिख जाता है। और ये जो लेंथ है इसको मैं कुछ कुछ भी मान लो, pq मान लो। अब अगर आप देख पा रहे हो तो ट्रायंगल IMN और ट्रायंगल IPQ कौन कौन से ट्रायंगल हैं? ट्रायंगल IMN एंड ट्रायंगल IPQ ये सिमिलर हैं, ये सिमिलर है। तो सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है जो उनकी रेशियो का साइड होता है वही उनकी हाइट का साइड होता है, सब कुछ वही होता है। इसकी हाइट x है तो इसकी हाइट 3x है। तो IMN ट्रायंगल में हाइट x है तो उसमें हाइट कितनी है? 3x। ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल की हाइट है x तो इस ट्रायंगल की हाइट है 3x इक्वल टू इसकी बेस लेंथ है L, इसकी बेस लेंथ है PQ। तो यहां से PQ साइड सॉल्व होके आ रही है 3L, है। तो आंसर जो है वो B है ना। सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है, साइड का रेशियो हाइट का रेशियो सब सेम होता है। तो आंसर है इसका 3L। ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, कोई सी भी किताब ले लोगे, कोई सी भी बुक ले लोगे, कोई सी भी पेपर करोगे उसमें कहीं ना कहीं से आता ही है। जल्दी लिखिए, 30 सेकेंड दे रहा हूँ फिर आगे चलेंगे। तो अभी तक अपन ने क्या क्या सीखा है? पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज बनाना, पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज का फील्ड ऑफ व्यू बनाना, ये सब बात। अब मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे बनाते हैं। इमेज फॉर्मेशन ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, उसका फील्ड ऑफ व्यू वगैरह नहीं निकालेंगे, सिर्फ इमेज कैसे ड्रॉ करते हैं ये निकालेंगे, उसकी इमेज की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ओ की पोजीशन ऊपर या नीचे होने से फील्ड ऑफ व्यू की लेंथ चेंज नहीं होगी बेटा। ओ ऊपर या नीचे होगा ना तो फील्ड ऑफ व्यू की लेंथ यही रहेगी। हाँ, पी पॉइंट ऊपर नीचे, पी और क्यू पॉइंट शिफ्ट होंगे, है ना, बट पी क्यू डिस्टेंस फिक्स रहेगी, है ना। अगर मैं ओ को मान लो ऊपर लेके जाता हूँ, है ना, यहाँ से ऊपर ले गया तो क्या होगा? पी पॉइंट ऊपर जाएगा, क्यू पॉइंट भी ऊपर जाएगा, ओ पॉइंट नीचे आएगा तो पी पॉइंट भी नीचे आएगा, क्यू पॉइंट भी नीचे आएगा, लेकिन उनके बीच की डिस्टेंस शिफ्ट नहीं होगी, है ना, क्योंकि ट्रायंगल तो सिमिलर ही बनेंगे। ठीक है, चलिए अगला, इमेज फॉर्मेशन फॉर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट।
बेटा अभी मैं चैप्टर थोड़ा सा ये स्लो पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि ऑप्टिक्स में स्टार्टिंग में ना 2 4 5 दिन टाइम लगता है थोड़ा सा दिमाग को रे डायग्राम से सिंक्रोनाइज करने में। एक बार अपन सिंक्रोनाइज हो जाएंगे फिर अपन अपनी थोड़ी तेज स्पीड पे आ जाएंगे। ठीक है, अभी तो ये चलने देते हैं, इमेज फॉर्मेशन फॉर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। तो एक सबसे बेसिक सी बात याद रखना कि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट जो होता है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन होता है। क्या होता है? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ऐसा कुछ पी लिखा हुआ है, तो मुझे पता करना है कि इसकी इमेज कैसी बनेगी। तो बड़ी सिंपल सी बात है, इस पे कुछ पॉइंट्स मार्क कर लो, है ना। मान लो ये पॉइंट्स मैंने मार्क कर लिए 1 2 3 4, ऐसे मैंने कुछ पॉइंट्स मार्क कर लिए। हर पॉइंट की इमेज बना दो। इस पॉइंट की इमेज, अपने को पॉइंट की इमेज बनानी आती है ना, तो हर पॉइंट की जो जो आपको बाउंड्री पॉइंट एक तरीके से मिल रहे हैं उनकी इमेज बना दो। जो पॉइंट पास है उसकी इमेज पास बनेगी, जो पॉइंट दूर है उसकी इमेज दूर बनेगी। ये 2 की इमेज देखना, डिस्टेंस वाइज जो पास है उसकी इमेज मैंने पास बनाई है, जो दूर है उसकी इमेज मैंने दूर बनाई। ये 2 की इमेज है 2 डैश, ये 1 की इमेज है 1 डैश, ये 3 की इमेज है 3 डैश, ये 4 की इमेज है 4 डैश। तो ये सामने अगर ऐसा पी रखा हो तो वहां पे इमेज कुछ ऐसी बनेगी, 1 वाला पॉइंट पास आएगा, 2 3 4 वाला पॉइंट दूर आएगा। तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे बनाते हैं? तो इसको एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट्स मानते हैं। जैसे ये मैंने ड्रॉ किया, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ अभी तुरंत, है ना, आपको ऑप्शन सेलेक्ट करके बताना। तो मान लो बेटा एक ऑब्जेक्ट ऐसा रखा हुआ है, ए बी ऐसा रखा हुआ ऑब्जेक्ट, तो आपको बताना है कि इसकी इमेज कैसी होगी, है ना। मैं 4 ऑप्शन लिख रहा हूँ, आपको सेलेक्ट करना है कौन सा ऑप्शन सही है इसकी इमेज। ऑब्जेक्ट मैंने आपके सामने ड्रॉ कर दिया है, तो मैं जानना चाहता हूँ आपके हिसाब से इसकी इमेज कौन सी सही है। ए बी सी या डी? मुझे पता है इसका आंसर सब लोग सही बताएंगे, है ना। गुड, मुझे पता है इसका आंसर सब लोग सही बताएंगे, बट बताएं जरूर। और देखो ऐसे ऐसे नाम भी निकल के आ रहे हैं जो तक दिख ही नहीं रहते किसी आंसर में, कि मुझे पता है ये आंसर सबको आता है। ऐसे फील ही आ जाती है आंसर की ये आंसर होगा, सॉल्व करने की नीड भी नहीं होती कुछ भी। बिल्कुल सही बता रहे हो, बी आएगा, है ना। गुड, सबका आंसर सही है, बहुत अच्छे। मेथड वही है कि बेटा ए की इमेज पास बनेगी ए डैश, बी की इमेज दूर बनेगी बी डैश, ऐसा मिला दो, है ना। तो इधर ए बी है तो ए बी की इमेज बनेगी ए डैश बी डैश। जल्दी से इसको लिख लीजिए, वैसे तो लिख लिया होगा, मैं 20 सेकंड दे रहा हूँ, इसको नोट कर लो, फिर मैं अगला सवाल दूंगा। ठीक है, आई होप सबने लिख लिया होगा। तो अपन अभी क्या सीख रहे हैं? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की इमेज बनाना। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये रहा मिरर। मिरर रखा है भैया 45 डिग्री पे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक्स एक्सिस पे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है,
ए बी, तो मुझे बताना है, अच्छा इमेज वाई एक्सिस पे बनेगी, ये सबको पता है ना। इमेज कहाँ बनेगी, वाई एक्सिस पे, जस्ट सिखाया था मैंने। तो इसकी इमेज कौन सी सही है, ठीक है, मैं इसके ऑप्शंस लिख रहा हूं। चार ऑप्शन लिखे हैं मैंने कि ये ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेज कौन सी होगी। अब इसी में गलतियां होगी, देखना। सब लोग अपने आंसर लिख दो। सब लोग अपने आंसर लिख दो। देख रहे हो, कुछ का ए आ रहा है, कुछ का बी आ रहा है, कुछ का सी आ रहा है, कुछ का डी आ रहा है। इसीलिए मैंने इसका मेथड सिखाया था कि मेथड कैसे बनाते हैं, कि इमेज कैसे बनाते हैं, कि ए बी को मान लेंगे दो पॉइंट ऑब्जेक्ट हैं, दोनों की इमेज ड्रॉ करो, अपने आप दिखेगा आंसर क्या है। बुद्धि लगाओगे तो फंसोगे। ए की इमेज बनाओ, बी की इमेज बनाओ, मैंने आपको एक 45 डिग्री वाले केस में ए की इमेज बनानी सिखाई थी। तो ए की इमेज बनाओ, बी की इमेज बनाओ और देखो क्या आ रहा है। बहुत से लोगों का आंसर सही है, नो डाउट। जिनका जिनका आंसर सही है मैं उनके नाम ले लेता हूँ एक बार, उनको अच्छा लगेगा। क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है बेटा। योगेश का आंसर सही है, सृजन का सही है, राजपाल का सही है, प्रवीण का सही है, तनुश्री का सही है, रुचिर का सही है, राजपाल का सही है, भारत भूषण का सही है, नताशा का सही है, रुचिर का फिर सही है, सुजल का सही है, आलोक का आंसर सही है, शाश्वत का सही है, शिक्षा का सही है, अरिन का सही है। तो भाई सही आंसर आप सब लोग जानते हैं, जानते हैं ना। क्या है सही आंसर, सी। कैसे, ये रहा बेटा ए, ये रहा अपना मिरर क्यू एक्सटेंडेड लाइन, ये ए, तो ए की इमेज यहां बनेगी ए डैश, ये बी, बी की इमेज यहां बनेगी बी डैश, ये रही इमेज, है ना, ए डैश बी डैश को मिला दिया, ठीक है। तो जैसे पहले ए की इमेज बनाई, फिर बी की इमेज बनाई और उनको मिला दिया, ठीक। ध्यान रहे ऐसे क्वेश्चंस में काम आता है, ठीक। चलो नेक्स्ट, इसी में क्वेश्चन का टाइप है छोटा सा, कई बार पूछ लेते हैं क्लॉक टाइम का। क्या पूछ लेते हैं, क्लॉक टाइम। वैसे अपने एग्जाम में तो ये नहीं आता, बट फिर भी कई कई बार कोई कोई ऐसे ही पूछ लेता है, तो ऐसे ही मजा आने के लिए भी कुछ चीजें आनी चाहिए। ये प्लेन मिरर है, इसके सामने क्लॉक लगी हुई है। क्लॉक मतलब ऐसा है कि क्लॉक क्या डायल प्लेन मिरर में दिख रहा है ना, मतलब ऐसे मैं डायग्राम में उसको यहाँ आपके सामने ड्रॉ नहीं कर सकता, बट अगर आप मुझे मेरा वीडियो देख पा रहे हो तो ये प्लेन मिरर है और ये क्लॉक ऐसे रखी हुई है, मतलब क्लॉक की इमेज इसमें बन रही है, सेम प्लेन में ऐसे नहीं रखी हुई है ना, क्लॉक का प्लेन और मिरर का प्लेन पैरेलल है। क्लॉक में मान लो कुछ टाइम हो रहा है, अच्छा इस क्लॉक में नंबर्स नहीं लिखे हुए, सिर्फ मार्किंग्स बनी हुई है, नंबर्स आर नॉट रिटन। सबको टाइम देखना आता है ना, अभी पता चल जाएगा। मान लो अभी 2 बज रहे हैं, है ना, ऑब्जेक्ट टाइम जो है, ऑब्जेक्ट टाइम 2 बज रहे हैं, तो इमेज टाइम क्या होगा, व्हाट इज इमेज टाइम। बिल्कुल सही लिखा है, जो 3 लोगों ने आंसर लिखा है सब सही बता रहे हैं। बेटा भारत भूषण गलत है, टाइम देखना नहीं आता। सृजन क्या कर रहे हो, नहीं गलत है। तो टाइम वाइम देखना आता है ना सब लोगों को, मतलब। अच्छा सुनो, सुन लो भाई, ऑब्जेक्ट टाइम में 2 बज रहे हैं तो इमेज टाइम में कितना बजेगा, सुनो।
सॉल्व करने के दो तरीके हैं, है ना। पहला तो आप ऐसा डायग्राम से देख सकते हो, उसका कोई खास मतलब नहीं है ना। मैं कैसे बता रहा हूँ सॉल्व करना, ये देखना, नंबर्स नहीं लिखे हुए। मेथड 1, आप अगर डायग्राम बनाओगे बेटा तो डायग्राम ऐसा बनेगा, बिल्कुल ऐसे ही कॉपी। ये इधर की तरफ है, ये एरो मैंने ऐसा बनाया ना, तो इसकी इमेज का एरो कुछ ऐसा बन जाएगा, और ये ऐसा। तो ये 10 बज रहे होंगे, इमेज टाइम में 10 बज रहे होंगे, है ना। अब सुनना मेथड वन तो यही बना दिया, ड्रॉ। ये सबसे मुश्किल मेथड है, ये मेथड 1 ड्रॉ। मेथड 2, जो आपको टाइम देखना ना आता हो तो एक काम करना बेटा, 12 माइनस ऑब्जेक्ट टाइम, 12 में से ऑब्जेक्ट टाइम को माइनस कर लेना, इमेज टाइम। कल को ना इस क्लॉक में सेकेंड्स हैंड भी हो सकता है, तो भी माइनस कर लेना, जैसे यहाँ पे 12 में से 2 माइनस करोगे 10 आ जाएगा। और मेथड 3, ड्रॉ द ऑब्जेक्ट टाइम clock on page and see from reverse side, है ना। वैसे सबसे बेस्ट मेथड जो अपन यूज करेंगे वो ये वाला मेथड है ना, कि 12 में से ऑब्जेक्ट टाइम को माइनस कर लेंगे, इमेज टाइम होगा। मेथड 3 सब लोग खुद करके देख लो, पहला वाला डायग्राम कॉपी पे बना लो और पन्ने पे से पलट के पीछे से देखो, आंसर दिखता है। दिख गया क्या सबको? अपने सामने पेज पे ऑब्जेक्ट वाली क्लॉक को ड्रॉ कर लो और उस पेज को पीछे की साइड से देखो, तो आपको इमेज का टाइम दिख जाएगा। सेकेंड बेस्ट है, मुझे पता है, मैंने स्टार लगा दिया ना उसके ऊपर। थर्ड तो ऐसे टाइम पास के लिए। है ना, जल्दी से इसको लिख लीजिए, क्लॉक टाइम वाला केस, जल्दी। ठीक है, सुनना ध्यान से, पॉइंट लिख रहा हूं, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए इमेज की प्रॉपर्टी प्लेन मिरर से, पहली प्रॉपर्टी होती है सेम साइज। सेम साइज की इमेज बनती है इरेक्ट, सीधी इमेज बनती है। आप सबने ये देख रखा है, आप मिरर के सामने खड़े होते तो आपकी सीधी इमेज बनती है, इरेक्ट और सेम साइज का। इसको ऐसे भी कहते हैं, मैग्निफिकेशन जो होता है प्लेन मिरर का वो +1 होता है। कितना होता है? +1 मैग्निफिकेशन। इसका मतलब आगे बताऊंगा, आपको ना पता हो तो ऐसे पता होता है। मैग्निफिकेशन इसमें प्लस दिखाता है कि इमेज सीधी है, और 1 दिखाता है कि ऑब्जेक्ट की साइज इमेज की साइज के इक्वल है। मैग्निफिकेशन में जो प्लस माइनस का साइन दिखता है ना, वो दिखाता है इमेज सीधी है या उल्टी है, और जो वैल्यू होती है वो दिखाता है साइज का रेशियो। दूसरा, है ना, वही चीज रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनती है। जनरल एक्सटेंड में तो रियल की वर्चुअल ही देखते हैं, वर्चुअल की रियल एक डायग्राम बनाकर बता दूंगा अभी। वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज। और तीसरा एक ध्यान रखेंगे, लेफ्ट राइट इंटरचेंज होता है ना। ये आप जानते हो सब लोग कि प्ले मिरर के सामने अपना ये हाथ रखेंगे तो सामने अपने को लेफ्ट राइट उल्टा दिखाई देता है ना, लेफ्ट राइट इंटरचेंज दिखता है अपने को
प्लेन मिरर के अंदर। तो प्लेन मिरर से बनने वाली इमेज की प्रॉपर्टीज क्या क्या है? सेम साइज की इमेज बनती है, रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल, और लेफ्ट राइट इंटरचेंज दिखते हैं, है ना। वर्टिकल में कोई चेंज नहीं दिखता है, हॉरिजॉन्टल मतलब वर्टिकल में कोई चेंज नहीं दिखेगा, लेकिन लेफ्ट राइट इंटरचेंज दिखता है, ठीक है। और ये तो मैंने दिखाई दिया कि जो पास है उसकी इमेज पास बनेगी, जो दूर है उसकी इमेज दूर बनेगी। जल्दी से इसको नोट कीजिए। ओके, ठीक है। अब वो जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज होती है, मैं एक बार वो बता दे रहा हूँ। वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज, एक बार कल मैंने इसको डिस्कस किया भी था, और मैंने प्लेन मिरर की हेल्प से ही डिस्कस किया था। तो अगर आप मान लो कि लाइट रेज ऐसे आ रही हैं, है ना, तो ये इंसिडेंट लाइट रे है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑब्जेक्ट दिखाता है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ है। क्योंकि ये एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं है, इसीलिए ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो आप सोच के देखो, अगर ये लाइट रे रिफ्लेक्ट होगी तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से कहीं अंदर आएगी, ये लाइट रे भी रिफ्लेक्ट होगी तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से कहीं अंदर। ये इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये इमेज है, क्योंकि एक्चुअल इंटरसेक्शन है इसलिए ये रियल इमेज है। बहुत कम पूछते हैं इसमें वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज। वापस वो चीज तो सही है, ये एक्स डिस्टेंस पे है तो ये भी एक्स डिस्टेंस पे होता है, ठीक। तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज है ना। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। आपके पास जो भी बुक हो, जो भी मॉड्यूल हो, बुक मॉड्यूल जो भी जिसके पास उपलब्ध हो, उससे इस चीज को खुद से प्रूफ करने का ट्राई करना, मैं इसको डिस्कस करूंगा। वो होमवर्क ये है कि प्रूव दैट द मिनिमम साइज of mirror required, prove that the minimum size of mirror required to see the full image of person is half of his height. To prove that minimum size of mirror required to see the full image of person, और इमेज भी वही देखेगा। एक आदमी अगर अपनी इमेज प्लेन मिरर में देखना चाहता है तो उसको कम से कम अपने से आधी हाइट का मिरर चाहिए, तो वो अपनी पूरी इमेज देख पाएगा, अदरवाइज नहीं देख पाएगा। ये अपने को प्रूफ करके लाना है खुद से। मैं क्लास में इसका डिस्कस भी करूंगा, बट ट्राई करेंगे खुद से। क्या है क्वेश्चन कि मतलब अपने को बताना है कि एक आदमी अगर प्लेन मिरर के सामने खड़ा है तो उसकी अपनी इमेज को पूरा फुल इमेज देखना चाहता है, तो मिरर की हाइट मिनिमम आधी होनी चाहिए उसके हाइट की, ठीक है। ये आज का होमवर्क है, सब लोग उसको ट्राई करके लाएंगे। किसी बुक से नहीं बेटा, जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़िए, जो होमवर्क दूंगा मॉड्यूल रेस और कुछ एक्स्ट्रा वर्कशीट से उसको सॉल्व कीजिए। बुक की, किसी बुक की कोई नीड अभी नहीं है ना। मैं अभी कोई बुक रिकमेंड नहीं करूंगा, किसी बुक की नीड ही नहीं है अपने लिए। जो मॉड्यूल है उसमें सफिशिएंट लिखा हुआ है, सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं हर टॉपिक के, सफिशिएंट थ्योरी दे रखी है। बाकी थ्योरी अपने क्लास में पढ़ेंगे, मॉड्यूल से थ्योरी पढ़ने की नीड नहीं है, थ्योरी अपने क्लास में पढ़ेंगे। क्वेश्चन के सोर्सेज अपने पास मॉड्यूल है, मैं आपको बीच बीच में रेसेस दूंगा, मॉड्यूल दे दूंगा। जब मैं मॉड्यूल के क्वेश्चंस आपको दूंगा तो मैं आपको मॉड्यूल आपको सेंटर से भी मिल जाएगी, मैं आपको स्कैन करके दे दूंगा, है ना। हाँ मैं समझ गया, मैंने बोल दिया। जो अभी नए आए हैं या जिनके पास मॉड्यूल नहीं है वो सेंटर से जाके या बात करके मॉड्यूल ले सकते हैं। मेरे मेरे पास जो मॉड्यूल, जब मैं होमवर्क दूंगा तो मैं आपको मॉड्यूल के एक्सरसाइजेस की स्कैन्ड कॉपी ग्रुप पे डाल दूंगा, चिंता मत करो।
एक बार प्लेन मिरर हो जाए तो मैं प्लेन मिरर का होमवर्क एक साथ दे दूंगा। आज अगर कुछ होमवर्क होगा तो मैं आपको ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, मॉड्यूल जब मैं होमवर्क दूंगा जो भी उसका मटेरियल मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, निश्चिंत रहो, क्योंकि मुझे पता है कुछ लोगों के पास मॉड्यूल होगी, उसके पास नहीं होगी। कोई बात नहीं, मैं दे दूंगा साथ में, है ना, सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में। बट बेटर हो कि आप हार्ड कॉपी ले लो आके, मतलब सेंटर जो भी मेथड हो, जो इंदौर के हो आके ले सकते हैं। अदरवाइज एक बार कॉल करके बात कर लें कि मॉड्यूल कैसे मिलेगी, है ना, बाय पोस्ट आनी है या जैसे भी आनी हो, मुझे नहीं पता। जो इंदौर के हैं वो तो अपने सेंटर पे जाके मॉड्यूल ले सकते हैं, है ना, मिल जाएगी उनको मॉड्यूल। ठीक है, चलिए, हार्ड कॉपी हो तो बेटर है, कम से कम सॉल्व होते टाइम अपने को आंखों पे जोड़ना है। अदरवाइज सॉफ्ट कॉपी तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ग्रुप पे भेज दूंगा। ठीक है।